हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोग अगर बीए प्रोग्राम और सेमेस्टर फिफ्थ में हैं तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है वो हिंदी का है। और जो हिंदी आपकी दे रखी है, जिसका आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसका नाम है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। अगर आपके पास ये बुक है तो ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको होल बुक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। होल बुक में से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या जिनकी भी पॉसिबिलिटी बनने की ज़्यादा है, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और मैं ये मानती हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए मैं आपको मोस्टली पॉइंट वाइज बताने वाली हूँ। अगर बच्चों को पॉइंट बता दिए जाएँ तो वो आगे के खुद बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग एलकेजी या यूकेजी या फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं हो, आप लोग ग्रेजुएट के बच्चे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो। और मेरा मानना ये है कि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अभी तक, वो सच में बहुत ज़्यादा समझदार थे और उनमें से ही आप भी एक हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे हम आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी जो ये बुक है उसको कंप्लीट करवाते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना मत भूलना कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। अगर आप चाहें तो आप अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप जहाँ चाहें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर बिना देरी किए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से होती है, जिसमें आपकी जैसे कि आपकी बुक का नाम ही अनुवाद और व्यवहार और सिद्धांत है, तो इसमें हम मेनली अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग में ही अनुवाद का अर्थ जान लेते हैं कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है। भाषाई परिदृश्य में अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, भाषाई परिदृश्य में अनुवाद का महत्व वर्णन कीजिए, यानी उसका महत्व क्या है। अब भाषाई परिदृश्य में अनुवाद क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अनुवाद की हमें आवश्यकता पड़ती है, या अनुवाद क्या है, पहले हमें यही देखना होगा कि अनुवाद क्या होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं अनुवाद का अर्थ। अनुवाद सांस्कृतिक शब्द का तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ पूर्ण कथन है, यानी इसका जो अर्थ है वो पूर्ण कथन है। पुनः का अर्थ बाद में तथा वाद का अर्थ बोलना या कहना होता है। अनु का अर्थ होता है बाद में और वाद का अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। और अनुवाद जो है वो अंग्रेजी शब्द में, यानी अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट कहा जाता है या फिर ट्रांसलेट शब्द का यूज होता है इंग्लिश में। और अनुवाद का अर्थ होता है एक या दो भाषाओं में किसी पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसलेट करना या पर्टिकुलर चीज़ को उस भाषा में बदलना ही अनुवाद कहलाता है। आई होप आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा अनुवाद। यथावत पहले जैसा प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है, यानी अनुवाद का सिंपली अर्थ है जैसा पहले था उसे वैसा ही दूसरी लैंग्वेज में दिखाना ही अनुवाद कहलाता है। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ जिस तरह से अंग्रेजी में है, उसी तरह से बिल्कुल सेम मीनिंग उसका जो हो सकता है वही अनुवाद कहलाता है। बिल्कुल सेम मीनिंग बिना चेंजेस किए प्रस्तुत करना ही अनुवाद कहलाता है। अब अनुवाद की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं। पहली जो परिभाषा दी है वो दी है वी एच स्मिथ के अनुसार। ये वी है, ओके। वी एच स्मिथ के अनुसार भाषा में अनुवाद करना अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषाओं में अनुवाद, यानी भाषा का जो अनुवाद है वी एच स्मिथ के अनुसार वो ऐसा है कि बिना किसी बदलाव किए, बिना किसी परिवर्तन किए, यानी उसके जो वो अर्थ है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, बस उसकी भाषा चेंज करना ही अनुवाद कहलाता है इनके अनुसार। एंड नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार भाषा के व्यक्त विचारों को यथासंभव सहज और समान अभिव्यक्तियों द्वारा दूसरे शब्दों में व्यक्त करना ही अनुवाद है, यानी बिल्कुल उसी लैंग्वेज में, उसी शब्दों में, बस जो हमारी भाषा है वो चेंज होनी है, लेकिन उसका जो भाव है वो सेम ही रहे, उसके भाव के साथ छेड़छाड़ी ना हो, जो वो कहना चाह रहा है वही पता चले दूसरी लैंग्वेज में भी, तो वही अनुवाद कहलाता है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इनके ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये शो करते हैं कि हाँ आपने पढ़ाई करी है और आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तभी आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। एंड नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं अनुवाद की प्रक्रिया। कि अनुवाद की प्रक्रिया किस तरह से होता है, किस तरह से हमें अनुवाद करते हैं या किस तरह से हम अनुवाद की प्रक्रिया को देख सकते हैं। पहला आता है हमारा अध्ययन। हमें किसी भी
किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में किसी का भी अनुवाद करने के लिए हमें पहले उस पाठ्य को पढ़ना होता है और पढ़ते समय हमें उसकी जो वस्तु होती है, यानी उसकी जो वस्तु है और प्रकृति है, यानी वो किस तरह की है, उसका जो उद्देश्य है, उसको समझना पड़ता है कि किस तरह से, क्या उद्देश्य है उसका, क्या वस्तु है, कि क्या लक्ष्य था उसको लिखने का, इन सभी का अध्ययन करना होता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा पाठ विश्लेषण। पाठ विश्लेषण के अंतर्गत हम अनुवाद करने की भाषा का चयन करते हैं कि हमें किस भाषा में इसका अनुवाद करना है, किस भाषा को हमें चुनना होगा। नेक्स्ट है हमारा भाषांतरण, जिसमें हमें अनुवाद की भाषा का चयन करना होता है और हमें अनुवाद की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करना होता है। उसके लक्ष्य की जो शुरुआत होती है उसकी प्राप्ति के लिए स्टार्टिंग करनी होती है। यहाँ हमें भाषा का चयन करना होता है और यहाँ हमें उसकी स्टार्टिंग करनी होती है, उसे शुरू करना होता है कि किस तरह से हम उसका अब भाषांतरण कर सकते हैं, उसकी या अनुवाद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, इसमें हम अनुवाद के स्रोत, भाषा और वाक्य संरचना, अर्थ, शब्द, संगीत आदि के लक्ष्य को भाषा के पाठ में रखते हैं, यानी इन सभी को एक सही क्रम में रखते हैं और किस तरह से हम उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण में हमने जो लिखा है और जो रियलिटी में था, उन दोनों में तुलना करते हैं, उन दोनों में अंतर करते हैं। सबसे जो कठिन और लास्ट का चरण होता है वो यही चरण होता है, क्योंकि हम कोई भी अनुवाद तो कर देता है लेकिन उसका तुलनात्मक विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। दोनों लेखों को सामने रखकर दोनों की जो सही है या नहीं है उसमें तुलना करना, दोनों की तुलना करना बहुत ज़्यादा कठिन कहलाता है। यही हमारा जो अनुवाद है उसकी प्रक्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसे क्वेश्चन पेपर में या इसे आंसर पेपर में लिखते हैं तो ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखना, ये आपकी हेडिंग हो जाएंगी जिसके अंतर्गत आपको खुद लिखना होगा जो मैंने आपको बताया है। इन्हें आप सब हेडिंग यानी हेडिंग करके लिख सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा भारत में भाषा प्रदर्शन के अनुवाद के महत्व, यानी हमारा जो भारत है उसमें भाषा प्रदर्शन के जो अनुवाद का महत्व है उसको बताना है कि उसका क्या महत्व है। पहला आप लोग लिख सकते हैं विश्व संस्कृति में अनुवाद का महत्व, यानी जो विश्व की संस्कृति है, हमारी जो विश्व में संस्कृति है उसमें अनुवाद का महत्व क्या है। अब देखिए, हम विश्व स्तर पर एक दूसरे की संस्कृति को कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ पाते हैं। किसकी वजह से? अनुवाद की वजह से। हम पहले पश्चिमी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ सकते थे, ना ही वो लोग हमारी संस्कृति के साथ जुड़ सकते थे, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। पर अब हम दोनों की ही संस्कृति आपस में मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि अब हम ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं, अनुवाद करना सीख गए हैं, जिसकी वजह से हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों को उन तक पहुंचा पाते हैं और वो अपनी भावनाओं, अपने विचारों को हम तक पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। संस्कृति में ये सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वैश्वीकरण जैसी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये एक अनुवाद का ही तो उदाहरण है, क्योंकि पहले तो बौद्ध धर्म इतना फैला हुआ नहीं था, पर बाद में इसका जो फैलाव हुआ, इसका जो प्रचार प्रसार हुआ, वो अनुवाद की वजह से ही तो हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे ये अनुवाद होता आया है वैसे वैसे ही साहित्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ता आया है। अनुवाद ने साहित्य के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हम अनुवाद का महत्व देख सकते हैं। अनुवाद जो है वो किसी भी देश की सीमा से निकलकर दूसरे देश की सीमा तक पहुंचाने के लिए ज्ञान विज्ञान इन सब की सहायता करता है, कि किस तरह से एक देश से किसी भी ज्ञान या विज्ञान को निकाल कर दूसरे देश तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात पर भी जो अनुवाद है वो हमारी हेल्प करता है। अगर कोई, जैसे कि हमारी वैक्सीन थी, कोविड-19 की वैक्सीन, वो हमारे देश में पहले नहीं बनी थी, पहले कहीं और बनी थी। फिर हमने उनके विचारों को समझा, किस तरह से उन्होंने उपयोग करा, किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें करी, फिर हमने भी वही चीज़ करी। वो जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ वो अनुवाद की वजह से हुआ। अगर हम उनकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते, क्या हम वो चीज़ सफल कर पाते या हम उस चीज़ में सफल हो पाते? नहीं। तो इसीलिए अनुवाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं व्यापारिक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। व्यापारिक क्षेत्र में भी अनुवाद का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है जो हम अपने देश से बाहर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अनुवाद करने की या अनुवाद व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो अनुवाद कर सके, जिसकी वजह से
हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक सके, जिसकी वजह से जो हमारा व्यापार है वो बढ़ेगा। इसलिए अनुवाद की हमें व्यापार में भी आवश्यकता पड़ती है। एंड नेक्स्ट है हमारा मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में भी अनुवाद का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि जो अनुवाद है वो हमारी मीडिया को एक पूरे विश्व स्तर पर जोड़ती है। आज हम अपने घर पर बैठे हुए दूसरे देशों की सारी जानकारी रखते हैं। रूस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर जो अभी करेंटली में विवाद हो रहे हैं वो किस मुद्दे पर हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? हमारी मीडिया द्वारा। और मीडिया जो वहाँ की जो मीडिया है वो तो अपनी लैंग्वेज में बोलती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुवाद करते हैं, जिसकी वजह से मीडिया में अनुवाद का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। सिनेमा क्षेत्र में भी, जिसकी वजह से जैसे कि हमारे देश में देख लिया जाए तो हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। हम इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं। दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण में ये जो मलयालम वगैरह, तेलुगु वगैरह बोली जाती हैं, साउथ की फिल्में होती हैं। अब साउथ की लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है, तो वो लोग डब करते हैं अपनी मूवीज़ को, जिसकी वजह से हम उन्हें हिंदी में देख पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी होती हैं। यहाँ तक कि मैं भी डबिंग मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। साउथ की मूवी हो गई, हॉलीवुड मूवी हो गई, बॉलीवुड मूवी हो गई, ये जो डबिंग वाली होती हैं, कार्टून मूवीज़ हो गई, ये सभी सब लोग देखना पसंद करते हैं और इनसे दिनचर्या और जो हमारे रुचि होती है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या, किसकी वजह से ये सारी हो रही है? ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनुवाद की वजह से हैं। आई होप आप लोग भी ये सारी चीज़ें देखते होंगे। और आपने कौन सी डब मूवी देखी है, चाहे वो तेलुगु हो या तमिल हो या फिर कोई भी हॉलीवुड, बॉलीवुड कुछ भी हो, या टॉलीवुड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल कांग्रेस मिशन का संगठन किया। यानी सरकार ने भी जब देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा अनुवाद की आवश्यकता है, अनुवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम अनुवाद से विश्व स्तर पर जुड़ सकते हैं। एक विश्व स्तर पर जो हमारी औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितनी भी हमारी पहचान है, उसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुवाद। तो इसलिए सरकार ने भी अनुवाद को बढ़ाने के लिए एक नेशनल कांग्रेस मिशन संगठन की स्थापना की, जिसमें अनुवाद को बढ़ावा दिया गया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवाद के उपकरण कौन कौन से होते हैं तथा अनुवाद के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी अनुवाद के उपकरण कौन कौन से होते हैं और अनुवाद के जो प्रकार हैं उनकी भी आपको व्याख्या करनी है। चलिए इनको देख लेते हैं। अनुवाद के लिए तकनीकों की प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें तकनीकों की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अगर हम आज की डेट में देखें तो ट्रांसलेशन करने के लिए हम किसी, मैंने तो सच में बता रही हूँ, मैं अब किसी भी डिक्शनरी का यूज़ नहीं करती हूँ ऑफलाइन। मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्च कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है या कुछ भी मुझे अनुवाद करना है किसी चीज़ का या किसी वर्ड का, तो मैं डायरेक्ट अपना फ़ोन उठाती हूँ एंड देन सर्च कर लेती हूँ कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो इसीलिए प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और आज की डेली लाइफ में तो सच में, क्या आप डिक्शनरी का यूज़ करते हो, वो पेपर वाली डिक्शनरी जो होती है? क्या आप पहले उसमें देखते हो कि हाँ मेरा वर्ड का से शुरू है तो का वाली लाइन में जाके देखना है कि क्या मतलब है उसका? या आप भी फ़ोन का यूज़ करते हो? ये बात भी बताना। ओके, अगर आप फ़ोन का यूज़ करते हो तो भी बताना। अगर आप हार्ड वाली डिक्शनरी का यूज़ करते हो जो आपकी बुक वाली होती है तो भी बताना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे अनुवाद के लिए। अनुवाद के उपकरण का अर्थ, यानी अनुवाद में जो उपकरण है उसका क्या अर्थ होता है, हम उसे कैसे देख सकते हैं? अनुवाद के उपकरण में वह सभी साधन आते हैं जिनकी आवश्यकता अनुवाद में पड़ती है। यानी अनुवाद के उपकरण का अर्थ कभी भी ये नहीं है कि वो बिल्कुल डिजिटल वाले हों। अनुवाद के उपकरण का अर्थ है वो कोई भी साधन हो सकते हैं जो हमें अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो शब्दकोश हो या कुछ भी क्यों ना हो। अनुवाद के लिए विविध प्रकार की सहायता सामग्री की आवश्यकता होती है। यानी अनुवाद के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है जब हम अनुवाद करते हैं, जैसे कि शब्दकोश हो गया, शब्द हो गया, डिक्शनरी वगैरह हो गया, और बहुत सारी बुक्स हो गई जिनका हम यूज़ करते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अनुवाद करते समय, यानी ट्रांसलेशन करते समय। शब्दकोश का मतलब ही होता है डिक्शनरी से। ओके, एंड शब्द, बहुत सारे शब्द हो गए जिनका हमें मतलब नहीं पता होता पर बाद में हम उन्हें सर्च करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुवाद के लिए यंत्र, यानी अब हम अनुवाद के लिए किन किन यंत्रों का यूज़ करते हैं, कौन कौन से यंत्र होते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं बौद्धिक, मशीनीकृत और भौतिक।
ये 3 टाइप के मेनली हमारे जो होते हैं वो अनुवाद के यंत्र होते हैं। बौद्धिक के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं भाषा, ये हमारी बौद्धिक आ जाएगी। भाषा का ज्ञान होना, भाषा के बारे में हमें पता होना, ये हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, क्योंकि हम भाषा का ज्ञान अपनी बुद्धि में रख सकते हैं, तो ये हमारा बौद्धिक यंत्र हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा मशीनीकृत। मशीनीकृत में हमारा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर 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 हो गया, हमारी वेबसाइट वगैरह हो गई, ये सारी हमारी मशीनीकृत में आ जाएंगी, जिसमें हम मशीनों का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारी भौतिक। भौतिक में हमारी शब्दकोश वगैरह आ गया। शब्दकोश का हम प्रयोग भौतिक रूप से ही तो करते हैं, तो ये हमारा शब्दकोश वगैरह भौतिक में आ जाता है। आई होप आपको जो हमारे अनुवाद के सारे यंत्र जो हैं, जो हमारे मेनली 3 भागों में बटे होते हैं, और किस भाग में क्या आता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है अनुवाद के प्रकार। देखिए ये जो पीपीटी है सच में मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाई है, तो थोड़ी सी इधर उधर मिस्टेक हो गई है, तो आप माइंड मत करना। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर भी फोकस करना, और जो मिस्टेक हो गई हैं उनके लिए सॉरी क्योंकि सच में ये जो पीपीटी है ये बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बनाई है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सारा शेड्यूल जो था वो बिगड़ गया, और अब मुझे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने पड़ रहे हैं। और राइट नाउ भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर हो रहा है राइट नाउ ऑल्सो। सो प्लीज़ चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुवाद के प्रकार देखते हैं। ये 2 बार टाइप हो गया है मिस्टेक से। ओके, फर्स्ट है हमारा पर्याय के आधार पर अनुवाद, सही शब्दों का प्रयोग करना। यानी पर्याय के आधार पर अनुवाद का अर्थ होता है कि सही शब्दों का सही स्थिति में प्रयोग करना। यानी अगर हम लोग कोई भी अनुवाद कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अनुवाद कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो कवि है या जो कविता है वो क्या कहना चाह रही है, कौन सा शब्द सूटेबल होगा एट दैट टाइम, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उस टाइम पे वो कौन सा शब्द ऐसा है जो उस सिचुएशन को दिखा सकता है, हमें उस चीज़ का ध्यान रखकर अनुवाद करना होता है। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद। ये वस्तु है विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद। जो हमारा विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद होता है, अब हम उसको देख लेते हैं। और विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद के हमारे निम्नलिखित भेद होते हैं, या निम्नलिखित जो है ये नीचे पॉइंट हैं, ये सारे ही हमारे विषय वस्तु पर आधारित भेद हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा तकनीकी साहित्य। तकनीकी साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, ऐसी विषय या ऐसी तकनीकी विषय जिसको हम तकनीक के रूप में देख सकते हैं, वो हमारी तकनीकी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारी तकनीक से रिलेटेड होते हैं वो तकनीकी साहित्य के अंतर आते हैं। दूसरा है हमारा सरकारी साहित्य। सरकारी साहित्य यानी जो हमारे सरकारी लेखा जोखा होता है वो सभी हमारे सरकारी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा विधि साहित्य। विधि से संबंधित जितने भी हमारे विषय होते हैं वो सारे ही विधि साहित्य के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक साहित्य में हमारा कविता, नाटक, उपन्यास, यात्रा, कहानी, ये सभी सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। फिर है हमारा ऐतिहासिक साहित्य। जब हम इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं, जब हम इतिहास के बारे में बता रहे होते हैं, या फिर इतिहास की कहानी या फिर इतिहास की खोज के बारे में, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे इतिहास से रिलेटेड हों, उनके बारे में बता रहे होते हैं, तो वो इतिहास के ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक विषय, जिसमें हम राजनीतिक विषयों के बारे में, राजनीतिक मामले और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी संधियाँ वगैरह होती हैं उनकी जो ट्रांसलेशन होता है, हम उनके बारे में इसमें बात करते हैं या चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संचार क्षेत्र। संचार क्षेत्र जैसे कि हमारे सामाजिक एजेंसियां हो गई, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गए, टेलीविज़न हो गए, ये सभी हमारे संचार क्षेत्र होते हैं जिसमें हम अनुवाद का उपयोग करते हैं। और इसका जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी देखिए यहाँ हमारे 2 पॉइंट पूरे होते हैं, और यहाँ से जो अगला नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, पॉइंट नंबर 3, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, जिसमें हमारा है शब्द अनुवाद। शब्दों को ध्यान से रखकर अनुवाद करना तथा शब्दों का अर्थ न बदलना ही शब्द अनुवाद कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारे जो शब्द होते हैं उसमें चेंजेस नहीं होता, वो बिल्कुल ही एज इट इज़ उतारे जाते हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड हमें आंसर देना होता है। जो इंग्लिश में वर्ड लिखा है वही हिंदी में बताना होता है। जैसे कि प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलें, ये जो है ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे जो ट्रांसलेशन होते हैं वो शब्द अनुवाद कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा छाया अनुवाद।
मूल संरचना को पढ़कर जो हमारे कवि के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, उसमें जो थोड़े बहुत वो चेंजेस करना चाहता है या उसके आधार पर जो वो चेंजेस करना चाहता है, उसके आधार पर जो वो अनुवाद करता है, वही छाया अनुवाद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्याख्या अनुवाद। इसमें जो वो कवि है या जो हमारा राइटर है, वो अपने उदाहरण, अपने जो सोच है उसको भी लिख सकता है, अपने उदाहरण और अपने परिणामों को जोड़ सकता है इसके अंतर्गत। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा आशु अनुवाद। ये गलत हो गया है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आशु अनुवाद क्या कहलाता है। ठीक है। आशु अनुवाद क्या होता है? आशु अनुवाद का अर्थ होता है, आशु अनुवाद दो या दो से अधिक भाषाओं में किया जा सकता है और आशु अनुवाद तत्कालीन समय में किया जाता है, यानी एट दैट टाइम ही हमें वो चीज़ अनुवाद करके देनी होती है। जैसे कि हमारी अगर कोई भी राजनेता है जो रैलियों में गया है, या फिर जो हमारे पर्यटक होते हैं, पर्यटक क्षेत्रों पे हम आशु अनुवाद को देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी इंग्लैंड वगैरह या कहीं से हमारे देश में घूमने आया है और हमें बताना है कि ताजमहल क्या है या इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हमें एट दैट टाइम ही अनुवाद करना पड़ता है, एट दैट टाइम ही हमें वो चीज़ बतानी होती है। तो वही हमारी आशु अनुवाद के अंतर्गत आती है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 6 है। ओके। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको मत देखना। ये पॉइंट नंबर 6 है जो मैंने आपको बताया है, वही सही है। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, काव्य अनुवाद क्या है? काव्य अनुवाद की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। यानी काव्य अनुवाद क्या होता है और काव्य अनुवाद के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं होती हैं, अब हम उनकी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। काव्य अनुवाद एक कठिन कार्य है, यानी जो हमारा काव्य अनुवाद है वो बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, क्योंकि काव्य अनुवाद में हमें छंद, लय, संस्कृत, काव्य और सौंदर्य आदि का अनुभव करना होता है। इन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ती है, इन सभी के बारे में हमें सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है हम डायरेक्टली कर दें, नहीं, हमें उस टाइम पे जो कवि है वो क्या सोच के उसे लिख रहा था, उसके जो छंद हैं, उसने जो स्पेस लिया है, जो उसने ये रोक रोक के लिखा है, वो क्या है, उसकी जो चुप्पी का कारण क्या है, ये सभी हमें जानना पड़ता है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण आप तुलसीदास जी को लिख सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की जितनी भी कविता हैं, आप उनमें काव्य जो अनुवाद है या फिर काव्य जो है, उनके काव्य को देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उनके अनुवाद करना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कविता का अनुवाद वास्तव में लक्ष्य भाषा और उनकी पुनर्रचना होती है। यानी जो हमारी कविता होती है उसका जो अनुवाद होता है, उसके लक्ष्य भाषा को जानना और पुनर्रचना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम कविता का अनुवाद करते हैं तो कवि क्या लिख रहा है, कवि के बारे में जानना और उसकी सोच को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम काव्य अनुवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कविता में संदेह का भी होना आवश्यक है। यानी हमारी जो कविता है वो किससे रिलेट है, और जो हमारा अनुवाद है वो सिर्फ ये करना नहीं है कि भाषा का अनुवाद कर देना, नहीं, कविता का जो अनुवाद होता है उसमें जो कवि है, जहाँ पंक्ति में चुप्पी की गई है, चुप्पी का भी अनुवाद करना पड़ता है कि क्यों कवि ने यहाँ चुप्पी रखी है, क्या कारण थे, उन सभी को समझना, उन सभी पर विचार करना होता है, तभी हम अनुवाद कर सकते हैं काव्य में अनुवाद करना इसीलिए बहुत ज़्यादा कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें सभी लक्ष्य, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, कविता में ये अनुवाद की क्या क्या समस्याएं होती हैं। यानी कविता जो होती है, हमारा काव्य जो होता है, उसमें अनुवाद करते टाइम क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, क्या क्या समस्याएं हम फेस कर सकते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं, काव्य अनुवाद एक प्रकार का भाव अनुवाद है, इसमें प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। यानी जो हमारा काव्य अनुवाद है वो एक तरह से भाव अनुवाद है, जिसमें हमें प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है। हर एक प्रतीक जो होता है वो अलग होता है और उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतीकों का सही से अनुवाद करना कठिन होता है। जितने भी हमारे प्रतीक वगैरह होते हैं उनका उपयोग और उनका अनुवाद करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आपने ये कविताएं वगैरह पढ़ी होंगी, जिसमें एक जगह तो कमल का यूज़ कमल के रूप में किया जाता है, दूसरी जगह कमल का यूज़ पैरों के लिए किया जाता है, पुष्प का यूज़ पैरों के लिए कर दिया जाता है, पंखुड़ियों का यूज़ हम लोग होठों के लिए भी करते हैं, कविताओं में आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए जो चिन्ह है उनका यूज़ करना और उनका सही से अनुवाद करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, कि एट दैट टाइम उस समय जो कवि है वो किस बारे में बात कर रहा है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें लेखक
या कवि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति या किसी की भी कविता को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको उस लेखक के बारे में पता होना चाहिए, उस कवि के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवाद का व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग या प्रभाव बताइए। जो हमारा अनुवाद है उसका व्यावसायिक क्षेत्र में क्या प्रयोग है या उसका कैसे प्रभाव है। आजकल देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, वैश्वीकरण का ज़माना है। हम लोग विश्व में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो समाज है, वो हम सारी चीज़ें एक साथ साझा करते हैं। तो इसमें जो अनुवाद का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम वैश्वीकरण को अपना रहे हैं, हमारा विश्व एकीकरण की ओर जा रहा है, तो उसमें अनुवाद का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए हमें व्यापार में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अब अनुवाद की व्यावसायिक संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें अनुवाद की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी दस्तावेजों में, यानी हमारी जो अनुवाद की आवश्यकता होती है वो या तो सार्वजनिक क्षेत्रों में या फिर सरकारी दस्तावेजों में भी होती है। हम इसे सार्वजनिक या सरकारी दस्तावेजों में देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में या सरकारी दस्तावेजों में जैसे कि हमारी जो सरकार है वो जो भी रूल बनाती है वो सभी के लिए होती है, लेकिन हमारे देश में तो इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है तो उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है हर राज्य के अनुसार, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में होगी। निजी क्षेत्रों में भी हम ये चीज़ देख सकते हैं, जो हमारे निजी क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत सारा ज़्यादा ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि न्यूज़ मीडिया वगैरह, ये क्या है, ये हमारे निजी क्षेत्र हैं जिसमें हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापन हो गए, जो हमारे विज्ञापन ऐड वगैरह होते हैं उसमें हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं या किसी चीज़ को बेच रहे हैं, उसके विज्ञापन के लिए हम चाहते हैं कि वो हर कोई व्यक्ति देखे, तो हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिल्म में हमें आवश्यकता पड़ती है। हम कोई भी फिल्म अब किसी भी भाषा में देख सकते हैं, तो वो कैसे कैसे मुमकिन है, ट्रांसलेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसलेशन है उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम इसे वाणिज्यिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेशन है जिसकी वजह से हम लोग वाणिज्य क्षेत्र में भी अपना विकास कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वाणिज्यिक क्षेत्र में भी। चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तकनीकी साहित्य में अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा तकनीकी साहित्य है उसमें जो अनुवाद की समस्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर तकनीकी साहित्य में क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। चलिए उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा, तकनीकी साहित्य क्या है। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य आम साहित्य से अलग होता है। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित किया जाता है और इसमें लक्ष्य और उद्देश्य पारदर्शी होते हैं। यानी तकनीकी साहित्य के अंतर्गत हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करना होता है, स्पेसिफिक परिभाषा वाले शब्दों का यूज़ करना होता है, जो कि हम आम बोलचाल में यूज़ नहीं करते, आम लैंग्वेज में हम उनका प्रयोग नहीं करते। उन्हीं शब्दों का हमें ये तकनीकी साहित्य में प्रयोग करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये जटिल हो जाता है। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार परिभाषिक शब्द की परिभाषा। अब इनके अनुसार परिभाषिक शब्द क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। इन्होंने परिभाषिक शब्द की परिभाषा दी है। परिभाषिक शब्दों का अर्थ, जिसकी सीमाएं बांध दी जाएं, उस जैसे कि ऊर्जा, क्षेत्र आदि, ये सभी क्या हैं, ये एक परिभाषिक शब्द हैं जिनकी सीमाएं जो होती हैं वो बांध दी जाती हैं। इनका प्रयोग कुछ ही लिमिटेड क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि हमारे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा हम साइंस में यूज़ करते हैं। क्षेत्र हो गया जो हम भूगोल में यूज़ करते हैं, या फिर रासायनिक विज्ञान हो गया। ऐसे जो शब्द होते हैं जिनकी परिभाषा होती है, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए यूज़ होते हैं, वो हमारे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अनुवाद में जो समस्याएं आती हैं, अब हम उनको देख लेते हैं कि हम क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं, विषय में शब्दों का ज्ञान ना होना। यानी जिस विषय में हम अनुवाद कर रहे हैं, यानी अनुवाद करते समय या जिस विषय में हम अनुवाद कर रहे हैं उस टाइम हमें शब्दों का ज्ञान ना होना, सही शब्द ना पता चलना, ये भी तो एक अनुवाद की समस्या है, जिसकी वजह से हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है भाषा की समस्या। हम उसकी भाषा ना समझ पाएं,
भाषा समझ में ना आए क्योंकि बहुत सारे जटिल वर्डों का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे जटिल वर्ड होते हैं जिसकी वजह से भाषा की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भाषा नहीं समझ में आती। नेक्स्ट है हमारा अर्थ और भाव को समझना, यानी इसमें हमें अर्थ और भाव को समझना पड़ता है कि क्या-क्या हमारा अर्थ है या क्या हमारे भाव हैं। सारी चीज़ों को इसमें अर्थ और भाव के आधार पर हमें समझना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा संकेत की अनुसंधान समस्याएं, जैसे H2O, H2SO4, अल्फा, बीटा, गामा, इन सभी जो वर्ड्स होते हैं इनका ट्रांसलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। इन्हें एज़ इट इज़ हम लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेम मीनिंग देती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान माना जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में H2O को H2O बोलते हैं, चाइना में कुछ और बोलते हैं। नहीं, जो H2 है वो विश्व स्तर पर समान है। तो इन चीज़ों की हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो हैं ये सारे ही वर्ड हमारे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम इन्हें ट्रांसलेट ना करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो फिल्म डबिंग से संबंधित हो सकता है, जैसे कि फिल्म क्या होती है या डबिंग क्या होती है, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा था। बट वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है कि फ़िल्म क्या होती है या डबिंग क्या होता है। डबिंग का मतलब होता है जब हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद को ही डबिंग भी बोलते हैं। जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी फ़िल्म को डब करते हैं या फिर उसकी लैंग्वेज को बदलते हैं, वही अनुवाद और डब कहलाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो, बस पीपीटी को छोड़ के, क्योंकि पीपीटी में हाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में ये पीपीटी बनाई है, तो कहीं-कहीं मिस्टेक हो गई है। उसके लिए मैं खुद एग्री कर रही हूँ कि हाँ, मैंने कहीं-कहीं मिस्टेक कर दी है, तो आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। अगर आपको कोई भी समझने में या कहीं और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।